अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। कुछ इंतहाई अहम खबरों और मालूमात लेकर आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त बाहर और आप अंदर बैठकर जागो लाहौर देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और नए साल में जो नए अज़्म के साथ आप लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। जिंदगी में कामयाबी के लिए ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को डायरेक्शन देते हैं, जबकि उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं। और ये शॉर्ट टर्म गोल्स ही ना वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, इवन के हम लोग डेली बेसिस पे भी अपने छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। और अगर इन मकासद के हवाले से देखा जाए तो एक चेक लिस्ट भी बना ली जाए तो मेरे ख्याल से कुछ बुरा नहीं होगा, जिसको टू डू लिस्ट कहते हैं। तो ये और भी अच्छा हो जाता है हमारे लिए और ये लिस्ट आपको रिमाइंड देती रहती है कि जनाब आपने आगे आने वाले दिन में या आज के वक्त क्या करना है, आगे नया टास्क। और अगर आपकी यही चीज़ और आपको स्मूथ भी बना देती है, आपकी स्मूथ ज़िंदगी चल रही होती है, डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो टू डू लिस्ट बनाने की आदत अपनाएं, ताकि आपको पता चले आपने स्केजुलाइज्ड करना है अपनी रूटीन को, अपनी चीज़ों को, कि आज मैंने ये काम किया है तो आगे बढ़कर मैंने कौन सा काम करना है, ताकि हमारा एक पाथ जो है ना वो बन जाए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें फोकस्ड रहने पर हमें जो है वो बहुत मदद भी फराहम करता है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और बात हो रही थी जिस तरह मौसम के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं कि मौसम सरमा अपने जोबन पर है इस वक्त। और इस मौसम की खासियत ये होती है कि इस मौसम में खाने पीने के हवाले से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। सुबह का नाश्ता हम शुरू करते हैं, बहुत सारा चीज़ें खाने को हमारे उसमें शामिल होती हैं और ये सिलसिला रात देर तक हम लोग लिहाफ में बैठ कर ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, मूंगफली खाने तक का ये जो सारा दिन होता है ना कुछ हमारे पास दस्तयाब होता है कि हमने ये भी चीज़ें खानी है। ख़ुद को गर्म रखने के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और घरों में भी मौसम सरमा के दौरान मुख्तलिफ मेवाजात और क़ुव्वत बख्श चीज़ों को मिलाकर पंजीरी और अलसी की पिनिया और दाल के हलवे बनाने की जो रिवायत है वो भी सदियों पुरानी भी है। तो मौसम सरमा के आगाज़ में जब सर्दी बढ़ने लगती है तो हड्डियों के दर्द में भी इजाफा हो जाता है, इसलिए सर्दियों के मौसम में पंजीरी का इस्तेमाल बेहद मुफीद हो जाता है, क्योंकि ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है जो इंसानी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो पंजीरी बनाना काफ़ी मेहनत तलब काम भी है, लेकिन अब मार्केट में बनी बनाई पंजीरी भी आप लोगों को दस्तयाब है। और पंजीरी का इस्तेमाल कितना फ़ायदेमंद हो सकता है और ये कैसे बनाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जो इंतहाई लजीज पंजीरी बनाती हैं और ऑनलाइन फ़रोख्त भी करती हैं। तो चलिए जनाब उनसे जानते हैं पंजीरी की इफादियत और तरकीब। हमारे साथ इस वक्त सदफ बतूल मौजूद है, होम कुकिंग एक्सपर्ट हैं। सदफ, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सदफ, पहले तो हमें बताइए कि सर्दी के मौसम में पंजीरी के एक तो फ़वाइद के हवाले से और क्यों इसकी मांग में इजाफा होना शुरू हो जाता है ख़ासतौर पर सर्दियों में। पंजीरी जो है वो हमारी रवायती डिश है और ये इसलिए इसका इजाफा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और इसमें देसी घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में आप जब ड्राई फ्रूट्स वैसे ले रहे होते हैं तो साथ आप देसी घी मिला के, और इसमें दाल है या सूजी में बनाई जाती है मुख्तलिफ़ इक़साम की, तो जब ये मिक्स करके खाते हैं तो इसमें आपके हड्डियों में जो दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें फूल मखाना है और 4 गूंद है, 4 मगज़ है और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपकी मतलब जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जो सर्दी में ख़ास तौर पे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह की शिकायत अमूमन बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों में होती है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसको नीम गर्म दूध के साथ लिया जाए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी रहती है। तो इतने इसके ज़्यादा पंजीरी के जैसे आप फ़वाइद बता रही हैं और हम सबको भी पता है, और ये रिवायती मेरे ख्याल से डिशेस में भी आता है और हर घर में अब मेरे ख्याल से बेतहाशा बनती भी है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो मुझे बताइए कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपने इसका बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये बनाकर ऑनलाइन आपने बेचना है? पंजीरी जो है ये पहले तो बहुत ज़्यादा लोग घरों में बनाया करते थे, लेकिन अब टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा कम हो गया इसका रुझान। मतलब लोग ज़्यादातर बना नहीं पाते इतना टाइम, क्योंकि इसकी तैयारी में तकरीबन 1-2 दिन लग जाते हैं। हर चीज़ ला के आपको साफ़ सुथरी करके और फिर उसके बाद इसको बनाना, और जब आप घर में बनाते हैं ना
तो वो 2-3 केजी बनती है। तो लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा मतलब आपको पता है कि महंगाई भी इस तरह से है, तो वो नहीं बना पाते, तो हम नहीं कर पाते। हाँ जी, तो इस वजह से हम लोगों ने ये शुरू की। घर में हमारे बनती थी और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता था, तो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब आते थे सर्दियों में तो खाते थे, बहुत पसंद करते थे। तो हस्बैंड ने कहा कि इसको हम बतौर बिजनेस लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने ये शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम ½ केजी 1 केजी और अब आहिस्ता आहिस्ता इसको एक पाव पे भी लेके जा रहे हैं। अच्छा। ताकि हर किसी की पहुंच में हो सके। तो इसकी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम से मिनिमम कितनी प्राइस रेंज है आपकी? इसकी जो एक पाव से हम लोग शुरू कर रहे हैं वो तकरीबन 750 होगी। ठीक है। और ये 2500, 2800, 2700 मुख्तलिफ है। जैसे चीनी के साथ है, ब्राउन शुगर के साथ है, ठीक है, और बगैर चीनी के साथ है। मतलब जो शुगर के पेशेंट है वो भी इसको खा सके। ओके, मतलब ये आपके पसंद के मुताबिक भी बन सकती है? जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ब्राउन शुगर भी हमने इसलिए ऐड की कि लोग वाइट चीनी जो है वो अवॉइड करते हैं। हाँ जी, तो इस वजह से हम लोगों ने स्पेशली गांव से ब्राउन शुगर मंगवाई और उसके साथ, और उसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, सब पसंद कर रहे हैं। तो फिर उसकी वजह से क्या जो प्राइस रेंज है वो डिफरेंट हो जाती है सबकी? जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ की प्राइस अलग है। ब्राउन शुगर हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो उस हिसाब से पंजीरी जो है थोड़ी सी वो ऊपर चली जाती है। और जो बगैर चीनी के, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि बगैर चीनी के इसमें तो चीनी नहीं है और ब्राउन शुगर नहीं, ये महंगी क्यों है? एग्जैक्टली। हाँ, तो ये सबके सवाल आता है। वो इस वजह से महंगी होती है कि इसमें नट्स, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ज्यादा जाते हैं। इसमें आर्टिफिशियल शुगर हम ऐड नहीं करते। ठीक है। बिल्कुल फीकी होती है, सिर्फ उस ड्राई फ्रूट्स और नट्स का जो टेस्ट है ना वही आता है और बहुत मजे की लगती है। और जैसे सदफ ये मिट्टी के बर्तन में भी आपने ये डिस्प्ले की हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये भी पंजीरी है? जी, और ये किसके साथ, मतलब ब्राउन शुगर के साथ बनी हुई है, शुगर के साथ, किसके साथ बनी? ये ब्राउन शुगर के साथ पंजीरी बनी हुई है। ठीक है। और इसका बहुत अच्छा फीडबैक था, इसलिए मैंने ये लेकर आई हूँ। तो ये इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स के साथ होती है। और हम लोग जो हैं इसको मुख्तलिफ चीज़ों से लोग बनाते हैं, हम लोग इसको मूंग दाल के साथ बनाते हैं। ठीक है। इसमें टोटल कितनी चीजें आप शामिल करती हैं? मतलब कौन कौन सी अज्जा, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल करती हैं? इसमें देसी घी है, ठीक है, मूंग दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और स्पेशली इसमें फूल मखाना और 4 गूंद और 4 मगज। 4 गूंद जो है वो उसमें विटामिन डी है। विटामिन डी जो है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। और जो फूल मखाना है इसमें खून की कमी दूर करने के लिए, ठीक है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरह की मतलब अफादियत। और फूल मखाना की एक छोटी सी बात बताऊं कि ये फसल जो है ये पानी में होती है। ओके। ये आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम लोगों को भी नहीं इतना पता था, लेकिन जब हमने इसको देखा तो ये बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया जाता है। और इसको पानी में इसके बीज होते हैं, वहाँ से इसको लाकर और इसको पकाकर और फिर इसको मतलब खोला जाता है, और वो काफी मेहनत तलब है। और इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है। पानी में जो चीज़ है, जो रूट है, जो बीज है, वो उसकी अफादियत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छी हैं। और जो गूंद है, गूंद ऐसे है कि ये तने में से निकलती है उसके दरख्त के। तो ये जब हम छोटे होते थे, गांव में जाते थे, वहाँ तो हम लोग खाते थे, मतलब ताज़ा निकलती हुई खाते थे। पहले बच्चे आपने देखा होगा, अब के बच्चे थोड़ा सा सर्दी में जाएं या मतलब बीमार हो जाते हैं, बुखार, नज़ला, जुकाम ऐसे ही है। लेकिन पहले बच्चे जो है वो मजबूत होते थे, उनमें कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती थी। वो उसकी वजह भी यही है कि वो लोग अपने जो कुदरती नेचर है ना अपनी, उसके करीब से बहुत दूर हो गए हैं। हाँ। और मेरे ख्याल से अब की जो नई जनरेशन है उनको इन रिवायती खाबों के हवाले से, रिवायती डिशेस के हवाले से भी इतनी अवेयरनेस नहीं होगी। पंजीरी है क्या, इसमें क्या क्या चीजें डलती है, हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। ये बिल्कुल ऐसी बात है। पंजीरी जो है ये अक्सर लोगों को जब देखते हैं या पूछते हो ये पंजीरी है, ये कैसे खाई जाती है। एग्जैक्टली। मतलब उनको ये नहीं पता कि पंजीरी है, लेकिन उसको खाना कैसे है। दूध के साथ खाना है, वैसे खाना है, चाय के साथ लेनी है। असल में ये भी मैं बताना चाहूँगी, पंजीरी जो है, पंजीरी को आप नीम गर्म दूध के साथ खाएं,
कॉफ़ी के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं या वैसे भी खाएं। क्या इसका सदफ टाइम भी है कि कौन से टाइम ये ज्यादा नहीं, ये कोई ऐसा टाइम नहीं है, ये आप दिन में खाएं, रात में खाएं, इसका कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं रात में नहीं खानी चाहिए, लेकिन खा सकते हैं आप, कोई इसका आप ड्राई फ्रूट्स भी तो रात में बैठे खा लेते हैं। हाँ। तो इसी तरह से इसमें भी यही सारी चीजें हैं, तो आप खा सकते हैं बहुत आराम से। और दूसरा, सर्विंग कितनी होनी चाहिए एक पर्सन के लिए? हाँ, ये है कि ये आप ज्यादा नहीं खा सकते, मतलब ड्राई फ्रूट्स तो आप ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, लेकिन इसमें देसी घी की मिकदार भी होती है, और भी चीजें जैसे फूल मखाना है, गोंद है, और इनकी एक क्वांटिटी होती है। ये आप 3 से 4 टेबल स्पून खाएं, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। ठीक है, दिल तो करता है जब आप खाने लगे तो आप खाई जाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि हाथ रोक के एतदाल में रहकर खाएं, क्योंकि एक्चुअली में ये हैवी भी होती है, बहुत हैवी होती है, इसको हजम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, मुझे बताइए, इसमें जो चीजें डलती हैं सदफ, वो क्या आसानी से आपको मिल जाती है मार्केट से? हाँ, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो ड्राई फ्रूट्स तो हर शॉप पे मिल जाते हैं, वो तो मिल जाते हैं। तो सर्दियों में ये कि अब हम लोग ज़रा बड़ी मार्केट से जाके लेते हैं, ये गोंद लेते हैं, फूल मखाना, और दूसरा ये चीज़ें तो हर जगह से मिल भी जाती हैं, लेकिन इनके ना फूल मखाना है जैसे उसमें साइज़ होता है, मतलब अगर आप छोटे साइज़ का लेते हैं तो वो मतलब पूरा तैयार नहीं हुआ था। अच्छा। तो हम लोग लेते हैं थोड़ा मोटे वाला, जो टेस्ट में भी अच्छा और उसकी अफादियत भी मतलब ज़्यादा अच्छी होती है। तो ज़रा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है इसको ढूंढने में, चीज़ों को तलाश करने में, और फिर इनको लाकर और बनाने में, तो कर रहे हैं। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि इसमें देसी घी यूज़ होता है, तो हमें बताइए कि आप किस तरह, मतलब कि असली हर चीज़ इसमें डाली जाए, देसी घी भी असली हो, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत मिलावट शुदा चीज़ें भी अब मिल रही हैं, तो इस पे कितना आप लोग ध्यान रखते हैं? हम लोग जब देसी घी लेने जाते हैं ना, तब भी हम लोगों की कोशिश होती है कि हम खुद अपने सामने तैयार करवाएं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, ये आजकल ऐसे ही है। ये हम लोग इस तरह नहीं करते, हम लोग गांव से स्पेशली खुद लेकर आते हैं, और ये जैसे शक्कर की बात की थी, तो ये भी वो जो कड़ा में बन रही होती है ना, वहाँ से हम लेके आते हैं, हम शॉप से नहीं खरीदते। क्योंकि सबका दिमाग में ये होता है ना कि हम घर में जो खुद चीज़ बना रहे होते हैं, हाइजीन का भी ख्याल रखा जाता है, चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है कि कोई मिलावट शुदा चीज़ ना डाली जाए हमारी सेहत के लिए जो नुकसानदेह साबित हो। तो बाहर से जो हम चीज़ ले रहे हैं वो हमें असली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये भी बहुत कंसर्न होता है लोगों का। तो हमें बताइए कि डिमांड कितनी बढ़ जाती है सर्दियों में, और आपको इस वक्त कितने लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें इतनी बना के दें? अल्हम्दुलिल्लाह, डिमांड तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा है इसकी, मतलब हम लोग तो डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा इसको कर रहे हैं, और हम लोग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में भी। और ऑनलाइन ही कर रहे हैं? ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और हम लोग कोरियर के ज़रिए भेजते हैं बाकी सिटीज़ में, और पूरे लाहौर में जो है वो हम लोग अपना राइडर है उसके ज़रिए भेजते हैं। और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजीरी जो है ये यूके में भी जा रही है, दुबई में भी गई है। लोग, एक तो हम खुद भी भेजते हैं, दूसरा कोई गेस्ट लोग आते हैं, उन्होंने मतलब ये चीज़ इतनी पसंद है लोगों को कि वो लोग खुद लेकर जाते हैं, घर से भी लेके जाते हैं, मंगवाते भी हैं, और बहुत शौक से खाते हैं। और सब क्योंकि बाहर के मुल्क में, हमारे मुल्क में तो थोड़ी देर सर्दी रहती है, लेकिन बाहर ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। बिल्कुल। तो कितना आपका जो है सदफ वक्त जो है सर्फ होता है इन चीज़ों में, ख़ास तौर पर पंजीरी को बनाते हुए? ये तकरीबन जो है ये 1 दिन लाना है इसको, चीज़ों को, फिर उसकी सफाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आ तो जाती है लेकिन इनको साफ़ करना बहुत अहम है। 1 दिन पूरा इसको हम सफाई में लगाते हैं चीज़ों की, क्योंकि इसमें छुआरा डलता है, उसके बीज निकालना, उसका साफ़ करना, पिस्ता है उसको सफाई, और 4 गूंद है उसके अंदर भी काफ़ी मट्टी होती है, क्योंकि वह दरख्त की छाल से निकाली जाती है, तो उसके अंदर काफ़ी कंकर और वो होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको बेहतर से बेहतरीन तरीके से इसको बना सकें, तो इसके लिए हमें 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। और सिर्फ मैं अकेली नहीं करती, साथ हमारी पूरी टीम होती है, हम लोग सारे मिलकर करते हैं, हस्बैंड हैं, भाई हैं, और हम लोग पूरे शामिल होकर तो फिर ये काम कर रहे हैं, फिर ये काम सर अंजाम पाता है। दूसरा, मुझे बताइए कि एक पंजीरी अब बन गई है, हम लोगों ने ख़रीद ली, तो ये कितने देर तक इस्तेमाल हो सकती है? ये जो है ये आप तकरीबन 6-7 महीने आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया हुआ, किसी चीज़ में पानी नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई है सारी चीज़ें, इसमें देसी घी है, और उसमें जितने ड्राई फ्रूट्स इसमें डलते हैं सब देसी घी में फ्राई होते हैं। ठीक है। फ्राई हो के उसके बाद उसको फिर हम लोग चॉपर में चॉप करते हैं, और फिर इसको मिक्स करते हैं,
तो ये आप आराम से 6 महीने तक इसके टेस्ट को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप खा सकते हैं। तो क्या इसे फिर एयरटाइट जार्स में रखना पड़ता है? जी बिल्कुल, ये लाजमी है। जैसे ये मैंने जार इसके बनाए हुए हैं ना, तो ये इसी वजह से बनाया है कि इसको टाइट रखना है आपने। इसको लूज वैसे रखेंगे तो आपको पता है जब आप ड्राई फ्रूट्स भी वैसे रख देते हैं तो उसमें थोड़ा सा क्रंचीपन खत्म हो जाता है, नरम हो जाते हैं, खाने में मजे के नहीं लगते, इसलिए इसको आप एयर टाइट करके रखें। और दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे सदफ की महंगाई बहुत हो चुकी है, तो आपको लगता है कि इस महंगाई के दौर में जो रिवायती खुराकें हैं हमारी, जो खालिस खुराकें हैं, इससे हम दूर नहीं हो चुके? बिल्कुल दूर हो चुके हैं। वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये जब घर में बनती है ना, ये 3-4 kg से कम नहीं बनती। तो जाहिर बात है जब आप महंगाई इतनी है, इतने ड्राई फ्रूट्स, इतना सारा कुछ, जितना मर्जी इसको मिनिमम भी करें ना तो 3 kg तक ये चली जाती है। तो मैंने इसीलिए कोशिश की है कि ये 1 kg है, हाफ kg है, और अब आप इसको 250 ग्राम मतलब एक पाव की पैकिंग में भी लाने की कर रही हूँ कोशिश के, वो भी ताकि हर किसी की पहुंच में हो। अब 750 रुपए की आप घर पर नहीं बना सकते। तो इसी वजह से कोशिश करें कि ये हर कोई खा सके। और ये पंजीरी अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से है कि जिसने भी खाई है ना, वो उनको वो टेस्ट याद आया है जो अपनी नानी अम्मी के हाथ का था, दादी अम्मी के हाथ का था, और अम्मा पहले बनाया करती थी, अब अम्मा नहीं बना सक रही, तो वो जब खाते हैं तो वो कहते हैं हमें अपना नानी याद आ गई है। तो मुझे हमेशा ये याद है, मैं कहती हूँ ये सही है, वो फिक्रा है कि नानी याद करवा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी नानी और दादियों के मेरे ख्याल से ज़माने की ये चीज़ें थी और वही हमें बना के खिलाया करती थी। और सदफ बतूल हमारे साथ मौजूद थी, होम मेकर एक्सपर्ट है। सदफ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और यहाँ पर आने का और इस पंजीरी के हवाले से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देने का। जनाब बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी इसकी इफादियत के हवाले से पता चल गया होगा। और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो आपसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि आप भी पंजीरी मंगवाइए और अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रखिए। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। कुछ इंतहाई अहम खबरों और मालूमात लेकर आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस वक्त बाहर और आप अंदर बैठकर जागो लाहौर देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और नए साल में जो नए अज़्म के साथ आप लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। जिंदगी में कामयाबी के लिए ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को डायरेक्शन देते हैं, जबकि उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म गोल्स आपको मोटिवेटेड रखते हैं। और ये शॉर्ट टर्म गोल्स ही ना वीकली भी हो सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, इवन के हम लोग डेली बेसिस पे भी अपने छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। और अगर इन मकासद के हवाले से देखा जाए तो एक चेक लिस्ट भी बना ली जाए तो मेरे ख्याल से कुछ बुरा नहीं होगा, जिसको टू डू लिस्ट कहते हैं। तो ये और भी अच्छा हो जाता है हमारे लिए और ये लिस्ट आपको रिमाइंड देती रहती है कि जनाब आपने आगे आने वाले दिन में या आज के वक्त क्या करना है, आगे नया टास्क। और अगर आपकी यही चीज़ और आपको स्मूथ भी बना देती है, आपकी स्मूथ ज़िंदगी चल रही होती है, डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो टू डू लिस्ट बनाने की आदत अपनाएं, ताकि आपको पता चले आपने स्केजुलाइज्ड करना है अपनी रूटीन को, अपनी चीज़ों को, कि आज मैंने ये काम किया है तो आगे बढ़कर मैंने कौन सा काम करना है, ताकि हमारा एक पाथ जो है ना वो बन जाए, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें फोकस्ड रहने पर हमें जो है वो बहुत मदद भी फराहम करता है। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और बात हो रही थी जिस तरह मौसम के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं कि मौसम सरमा अपने जोबन पर है इस वक्त। और इस मौसम की खासियत ये होती है कि इस मौसम में खाने पीने के हवाले से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। तो जहाँ मौसम सरमा खाने पीने में इतनी वैरायटी लेकर आता है, वहीं कुछ मसाइल भी जन्म लेना शुरू हो जाते हैं, जिनमें हमारे जो स्किन इश्यूज सरे फहरिस्त होते हैं। और मौसम सरमा आपको पता है शिद्दत इख्तियार करता है, तो हम मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू हो जाते हैं, जो हमें गर्माइश देते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं।
तो जिल्द की हिफाजत हर मर्द और ख़वातीन को बहुत अजीज़ होती है। जिन ख़वातीन को कील मुहासे या फिर एक्नी का प्रॉब्लम होता है, वो इस फिक्र में रहते हैं कि जनाब उन्होंने इसको किस तरह जान छुड़वानी है इस मसले से, जबकि जिन ख़वातीन को कुदरत ने हसीन और खूबसूरत स्किन दी होती है, उन्हें इस बात की फिक्र होती है कि इसे बरकरार कैसे रखा जाए। तो स्किन इश्यूज से बचाव के लिए आजकल माइक्रो नीडलिंग, PRP, वेम्पायर फेशियल, हाइड्रा फेशियल समेत मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स में ना जो है वो भरमार आ चुकी है मार्केट में। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स को लेने से पहले इनसे मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि इनके जो मनफी असरात हैं उनसे बचा जा सके। तो ये ट्रीटमेंट्स कितने महफूज हैं और इनको करवाते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सानिया भट्ट हैं। डॉक्टर सानिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सानी, जैसे मैं बात कर रही थी कि माइक्रो नीडलिंग और बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रो नीडलिंग से ही। तो माइक्रो नीडलिंग के हवाले से हमें बताइए कि ये क्या ट्रीटमेंट है और ये हमारी स्किन को कितना अच्छा और रिफ्रेश दोबारा से कर देता है? जी, माइक्रो नीडलिंग आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। ये एक प्रोसीजर है जिसमें हमने जैसे कि नेम इसका बताता है कि इसका नाम ही है माइक्रो नीडलिंग। तो बेसिकली इसमें माइक्रो नीडल्स होती हैं, बहुत ही फाइन नीडल्स होती हैं, जिनका काम होता है स्किन में जो है माइन्यूट इंजरीज बेसिकली पंक्चर करते हैं सुपर। ठीक है। तो जब वो हम माइन्यूट इंजरीज करते हैं, हमारा पर्पस ये होता है कि हमने स्किन को जो है स्टिमुलेट करना है कि न्यू स्किन रीजनरेट जो है, नई स्किन बनना स्टार्ट हो। तो पहले जो स्किन के इश्यूज होते हैं लाइक एक्नी स्कार्स का जो काफ़ी एक कॉमन इशू है, या फिर स्किन जैसे रिंकलिंग स्टार्ट होती है, स्किन की टोन जो है वो आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, पोर्स जो हैं वो स्किन में बन रहे हैं, तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो उसमें यह है कि हमें जब हम ये स्टिमुलेट करते हैं माइक्रो इंजरीज से, न्यू स्किन रीजनरेशन स्टार्ट होती है, कोलेजन बनता है और उसके तो आपकी जो नई स्किन आती है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। तो न्यू स्किन न्यू मी लाइक तो उसमें यह है कि न्यू स्किन जब आती है तो आपके अगर स्कार्स हैं तो पहले की निस्बत स्किन आपकी हमवार जो है वो हो जाएगी, आपकी टोन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके जो है काफ़ी ज़्यादा इसके लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं, लाइक स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर भी इसको कहते हैं। खास तौर पे इस हवाले से ज्यादातर ये लड़कियां करवा रही हैं या मर्द? नहीं, इक्वल जो है हमारे पास दोनों प्रेजेंट करते हैं, लड़के लड़कियां जो है इक्वल। आजकल तो वैसे भी जो है मेल पॉपुलेशन भी काफी कंसर्न हो गई अपनी स्किन को लेकर, और ऑब्वियसली स्किन इश्यूज दोनों के एक जैसे होते हैं, तो दोनों ही उन दोनों। और जैसे मैं भी डॉक्टर सानिया वेम्पायर फेशियल की भी बात करी थी, मुख्तलिफ फेशियल्स भी इस वक्त आ चुके हैं मार्केट में, क्या ये भी माइक्रो नीडलिंग के ट्रीटमेंट में आता है? जी, एक्चुअली ये एक नाम जो है वो एक लेमैन टर्म आम लोगों ने जैसे वेम्पायर फेशियल कहना शुरू कर दिया। इसके पीछे ये कहानी है, या तो इसके लिए जैसे कि इसमें हमने ब्लड जो है बेसिकली PRP आपने सुना होगा कि स्कैल्प पे यूज होती है, हेयर लॉस हो रहा होता है, PRP आई गेस सबको ही पता होगा कि क्या होती है। इसी तरह फेस पे भी PRP यूज होती है। ओके। आपका अपना ब्लड जो है वो ड्रॉ किया जाता है, उसमें से हमने जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको कहते हैं PRP, उस फ्रैक्शन को हमने जो है वो सेपरेट करना होता है और वो फिर आपके फेस पे पोर करते हैं। जो ब्लड ड्रॉ किया है हमने, या तो ये इस वजह से कुछ लोग इसको वैम्पायर फेशियल कहते हैं, या फिर एक मशहूर मिथ है कि वैम्पायर जो है उनकी स्किन ग्लो कर रही होती है, तो इस वजह से जो है इसको वैम्पायर फेशियल कह देते हैं। बेसिकली हम माइक्रो नीडलिंग के साथ जो है ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। सेपरेट भी हो सकता है, लेकिन माइक्रो नीडलिंग के साथ इसके ज्यादा फायदे। मतलब जैसे हम लोग बालों का PRP कराते हैं, इसी तरह स्किन का भी PRP भी होता है। ठीक है। और आजकल बहुत सी मार्केट में जैसे BB ग्लो भी, जैसे आपने कहा कि ग्लो चाहिए होता है लड़कियों को, तो BB ग्लो भी आजकल करवा रही हैं लड़कियां कि 2 साल तक या साल तक उनकी जो ग्लोनेस है वो खत्म नहीं होती। जी, एग्जैक्टली। बेसिकली जो है एक जो ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज होता है वो एक माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर है, जिसमें जो आपको पहले हमने बात किया कि स्किन को रीजनरेट करना है, तो उसमें अगर आपकी स्किन जो है वो न्यू स्किन आएगी तो मेन जो ट्रीटमेंट है वो माइक्रो नीडलिंग है। उसके बाद उसमें हम एड ऑन जो है वो करते जाते हैं। इसके लिए यह है कि जैसे BB ग्लो हो गया, या विटामिन C का सुना होगा कि वो स्किन हीलिंग भी करवाती है, ग्लो भी लाती है, तो हम विटामिन C को उसमें ऐड कर सकते हैं। या PRP आपके ब्लड की फ्रैक्शन जो है उसमें ग्रोथ फैक्टर्स और काफ़ी उसमें जो है फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, तो आपका अपना जो है वो इसमें एक तो आपके जो है वो कॉस्ट भी इफेक्टिव हो जाती है कि आपके अपने ब्लड से ही जो है वो चीज़ें आपके स्किन पे पोर कर देंगे, और उसका कोई इतना इफेक्टिव जो है ना नुकसान भी नहीं हो सकता। जी, एग्जैक्टली। ये सेफेस्ट प्रोसीजर है। और दूसरा मुझे बताइए कि कितना पेनफुल प्रोसीजर हो सकता है? पेनफुल, वो माइक्रो नीडलिंग सुन के थोड़ा सा ऐसे लगता है कि नीडल्स जो है लेकिन ये एक्चुअली पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। बहुत ही फाइन नीडल्स होती हैं और उसकी डेप्थ भी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब 1 to 2 मिलीमीटर डेप्थ पे करते हैं, तो बिल्कुल फाइन नीडल्स हैं, वो पेनफुल नहीं होता, आपसे आराम से टॉलरेट हो जाता है। और वैसे फर्दर इसको जो है अगर
हमने पेन को जो एक प्रिक पेन जो होती है वो होती है नीडल प्रिक, जैसे आपको एक मतलब सुई थोड़ी सी आपको बिल्कुल ऊपर सुपरफिशियल से जैसे अगर सुई चुभी है उस तरह की पेन होती है। और फर्दर उसमें हम नमिंग क्रीम जो है वो फेस पे लगा के फेस थोड़ा नम हो जाता है, तो उसके बाद फर्दर जो है वो पेन फील वो इतना पेन फील नहीं होता। दूसरा मुझे बताइए कि डॉक्टर सानिया कि किस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ये करवा सकते हैं और किन को नहीं करवानी चाहिए अभी? एज ग्रुप में वैसे जो है हम 18+ जो है वो प्रेफर करते हैं। किसी भी एज ग्रुप में हो जाता है कि आपको जैसे बताया कि स्किन रिजुविनेशन प्रोसीजर है, तो स्किन रिजुविनेशन तो ऑब्वियसली ओल्ड एज में भी होता है। तो आप अगर ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं अगर प्री मेच्योर अगर एजिंग स्किन में आ रही है, प्री मेच्योर रिंकलिंग आ रही है, उसमें ज़्यादा, क्योंकि यंग स्किन जो है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अदरवाइज जो है ये ओल्ड एज किसी भी एज में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यंग जो है बिलो 18 आजकल तो वैसे क्योंकि लोग बहुत कंसर्न हो रहे हैं, तो कुछ होते हैं लोग जो कि आपको टीनेजर को भी लेके आ जाते हैं, तो आई थिंक उन पे इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनकी स्किन अभी खुद से वो एक रीजनरेट हो रही होती है, तो उनको अलावा जो है आप 18+ पे किसी भी एज में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि ये कौन सा ट्रीटमेंट जो है ज़्यादा बेहतर होता है किन के लिए? क्या जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है, एक्नी स्कार्स हैं, या कोई जिसको नहीं भी कोई स्किन प्रॉब्लम वो भी आके इस तरह के ट्रीटमेंट करा सकता है? एक ट्रीटमेंट का नाम ले रहे हैं तो वो तो ऑब्वियसली जो एक्नी स्कार हो गया या स्किन रिंकलिंग होती है या स्किन की आपकी टोन डिक्रीज हो गई है, प्रीमेच्योर एजिंग आ रही है, उसमें तो बेस्ट है ये। ओके। अदरवाइज ये एक जैसे पहले तो हम लोग सैलून में जाते होते थे फेशियल करवाने, आजकल जो वेम्पर फेशियल करते हैं इसको, तो बेसिकली फेशियल के तौर पे भी यूज होता है कि आपकी स्किन जो है वो रीजनरेट, स्किन में ग्लो जो है आपको आम फेशियल की निस्बत इसमें ज्यादा जैसे ग्लो आ जाता है, आपकी स्किन ही नहीं रीजनरेट हो जाती है, तो इसलिए जो है वो एज ए फेशियल भी इसको यूज किया जा सकता है। सेफ प्रोसीजर है तो इसमें कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं, मना नहीं है, आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तो ऑब्वियसली जो आपका अगर कोई स्किन इशू है उसमें तो फिर करवाना जरूरी है। दूसरा मुझे बताइए, कोई क्लाइंट जब आपके पास आता है, कोई कस्टमर आता है, तो फिर उससे पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्योंकि नीडल्स हैं, नीडल्स फिर एक ही फेस पे तो नहीं बार बार यूज होंगी, या किसी दूसरे के फेस पे तो नहीं वही नीडल्स यूज होंगी? नहीं, इसमें यही होता है कि इन्फेक्शन का चांस होता है ना अगर हम सेम नीडल यूज करें, तो नीडल्स जो है वो जो माइक्रो नीडलिंग का जो पेन होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसके ऊपर ये डिस्पोजेबल होती है नीडल, तो आपके हर पर्सन पे जो है वो न्यू नीडल्स जो है हर क्लाइंट पे यूज होती है, और उसके अलावा उसके भी हर सेशन में न्यू नीडल्स यूज होती है। कॉस्ट इफेक्टिव है वो, मतलब आराम से इजीली जो है और चीप अवेलेबल होती है। तो ये कितना, मतलब अगर इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, प्राइस रेंज क्या है ये नीडलिंग इसकी, माइक्रो नीडलिंग की? इसकी प्राइस रेंज जो है वैसे 5000 के अराउंड हो जाती है, लेकिन बेसिकली जो डिफरेंट रेंज आ रही होती है कि आप डिफरेंट एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जाएं, उसकी वजह यही जैसे हमने बात की थी बीबी ग्लो की, उस तरह से डिफरेंट चीज़ें अगर ऐड ऑन कर दी जाए, जैसे हम माइक्रो नीडलिंग विद PRP कर रहे हैं या माइक्रो नीडलिंग विद बीबी ग्लो कर रहे हैं विद विटामिन C विद हाइलुरोनिक एसिड, तो डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं, उसकी वजह से जो है वो प्राइस की थोड़ी वो जो रेंज आ रही होती है, तो वो इंक्रीज करती जाती है, वो थोड़ा ऑगमेंट हम कर रहे हैं उस प्रोसीजर को। ठीक है, वो जितना आप लोग चाहिए होगी, जितनी चीजें उसमें ऐड ऑन कराएंगे उस हवाले से आपकी जो लिस्ट है वो बढ़ती जाएगी, प्राइस लिस्ट जो है। दूसरा हमें बताइए, कोलेजन जो हमारी स्किन के लिए बहुत एक अहम कह लें कि एक चीज़ है, एलिमेंट है, जो हमारी स्किन को जवान भी कह लें कि रखता है, तो वो आज का स्नेल जेल जो है उसमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। तो स्नेल जेल हमें बताइए कि इसमें यूज़ होती है, और वो बहुत सारी क्रीम्स में भी और आजकल लड़कियां जो यूज़ भी कर रही हैं उसमें भी पाया जा रहा है, तो ये हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है? स्किन के लिए आप ये कोलेजन जो है उसका इशू नहीं है, जो इशू ये होता है कि आप जैसे बल्कि इस प्रोसीजर में बताया कि आपको कोलेजन के साथ भी, वैसे तो मेन पर्पस इसका यही होता है कि जब आप माइक्रो नीडलिंग करते हैं स्किन के ऊपर, जब आपने नीडल्स जो है वो किया, तो उससे हमारी स्किन के अंदर खुद जो कोलेजन है वो उसको आप स्टिमुलेट करते हैं, तो एड ऑन ना भी करें तो आपका स्किन में जो आपका अपना कोलेजन है वो रिप्रोड्यूस होगा, उसकी जो है वो स्टिमुलेट होता है, वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे अगर आप एड ऑन करें तो कोलेजन या कोलेजन क्रीम्स हैं उनका इफेक्ट स्लो होता है। ये बेसिकली हम क्योंकि इतना इन्वेसिव तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक प्रोसीजर जो है तो उसमें हम ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं कोलेजन को, लेकिन ये है कि जो आपको टॉपिकली आप अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी जो है आपका इफेक्ट जो स्लो होगा, लेकिन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो वैसे जो स्टीरॉइड क्रीम्स जो हैं वो स्पेशली जो है ये लोग जाते हैं और ये कोई डिस्पेंसरी फार्मास्यूटिकल्स के पास जाके, तो उससे जो है वो बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए उसको। एक तो उससे एक्नीफॉर्म इरप्शन जो है स्किन पे, मतलब फर्दर उसके साइड लॉन्ग लिस्ट ऑफ साइड इफेक्ट्स है, लेकिन अगर स्किन पे हम बात करें तो उससे स्किन पे आपके बाल आ सकते हैं, और ये जो दाने होते हैं वो फुल ऑन जो है, बल्कि जिसको कहना चाहिए
कि एक्नी जो है वो फुल ब्लोन आ जाती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कोलेजन की नहीं, स्टीरॉइड क्रीम से होती हैं, तो वो देख लेना कि अगर आप क्रीम यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टीरॉइड ना हो। और दूसरा मुझे बताइए, जिनके पोर्स ओपन होते हैं वो फिर किस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? पोर्स के लिए डिपेंड करता है कि वो एक तो ये जो हमने माइक्रोनीडलिंग की बात की है, इससे भी पोर्स में जो है वो आता है। इसका उसमें भी एडवांटेज है कि आपकी जब न्यू स्किन आती है तो वो आपके जो ओपन पोर्स हैं उसमें उसकी अफादियत आती है। इसके अलावा जो है वो ट्रीटमेंट के लिए वो क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जिससे ये पोर्स जो हैं उसका टाइम लेते हैं, इफेक्ट स्लो होता है लेकिन उसमें इफेक्ट आ जाता है। ठीक है जी। डॉक्टर सानिया भट्ट हमारे साथ मौजूद थी, माइक्रो नीडलिंग एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सानिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और इस हवाले से आपने हमारे साथ गुफ्तगू किया। जिस तरह हम बात करते हैं कि बहुत सारी नई नई टेक्निक्स हैं जनाब कि हम उनके थ्रू अपने जो स्किन के इश्यूज़ हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मोहलिक कोरोना वायरस के हवाले से, जिसने एक मरतबा फिर पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं और लाहौर समेत मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा भी देखने को मिल रहा है और कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव भी बढ़ने लगा है। लाहौर में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं और जो लाहौरियों के लिए इंतहाई तशवीश का बाइस भी बन रहा है। और गुज़श्ता 24 घंटों की ही अगर बात करें तो लाहौर में इस वक्त 34 नए केसेस जबकि पंजाब भर में 36 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और जिसके बाद ओमिक्रॉन किस्म का शिकार मरीजों की जो मजमूई तादाद है इस वक्त 144 हो गई है। और कोरोना वायरस की जो नई किस्म है वो कितनी खतरनाक है इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ 30 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज लगाने का अमल भी जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो बूस्टर डोज क्या होती है और कोरोना वायरस की जो नई किस्म है उसके खिलाफ ये कितनी मौसर साबित हो सकती है, इसको लगवाने का क्राइटेरिया क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात हैं, मेंबर हैं कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के, और मोहम्मद बिलाल नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, बिलाल आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, आपसे ही शुरू कर लेते हैं। पहले तो बताइएगा बूस्टर डोज के हवाले से, जैसे मैं बता रही थी कि बूस्टर डोज एक्चुअली होती क्या और इसे लगवाना कितना ज़रूरी हो चुका है? आप बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आप एक डोज लगवाते हैं तो आपकी जो जिस्म में एक रिस्पांस बनती है उस कोरोना वायरस एग्जाम्पल देते हुए, ठीक है, तो जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो आजकल काफ़ी लफ्ज़ मशहूर है, हर कोई उसे जानता है, तो उसकी एक लेवल बन जाता है। जब दूसरी डोज लगवाते हैं जो 4 हफ्ते के बाद 28 दिन के बाद वो लेवल और ऊपर चला जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो लेवल है उसका एंटीबॉडीज़ का वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 6 महीने के बाद वो उसका लेवल काफ़ी हद तक नीचे आ जाता है। तो उस वक्त उसको बढ़ाने के लिए, उस एंटीबॉडीज़ लेवल को बढ़ाने के लिए वो बूस्टर डोज लगाई जाती है। और एंटीबॉडीज़ का मकसद क्या है? वो आपके जो कोरोना वायरस है अगर आपको वो हो जाए तो उसको इस साथ उसको फाइट करती हैं, उसको वो जिस्म में दाखिल होने के बाद जो असरात होते हैं उससे आपको बचाती है। तो ये 6 महीने के बाद लेवल्स काफ़ी हद तक नीचे आ जाते हैं जहाँ की, ठीक है, तब हमें फिर बूस्टर शॉट्स की तरफ जाना चाहिए, फिर उस तरफ बूस्टर डोज लगवाई जाती है। दूसरा मुझे ये बताइए कि कंपनी कौन सी इस वक्त लगाई जा रही है बूस्टर शॉट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन सी कंपनी के लग रही है, दूसरा ये कितनी इफेक्टिव है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कौन सी कंपनी और किसकी वैक्सीन बेहतर है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया और लोग जो है ना एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए वो अक्सर किए जाते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर आई हैं कि जो चाइनीज़ वैक्सीन थे उनकी एंटीबॉडीज़ काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और उनके साथ अगर आप दूसरे लगाते हैं मैसेंजर आरएनए, वो आपको उतना बूस्टर इफेक्ट नहीं देगी, ठीक है। तो लेकिन मैं स्पेसिफिकली किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता। बूस्टर डोज आजकल जो मौजूद हैं उनमें से कोई भी हो तो आप बूस्टर डोज लगवा दें। ज़्यादा इफेक्टिव है, वो कोई भी हो सकती है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी की लगवाई जाए, वो जो उनसे भी आपको बूस्टर डोज लग रही है वो सारी ही इफेक्टिव है। बिलाल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ओमिक्रॉन आने के बाद हमें बताइए इसका फैलाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो लोग कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं बूस्टर डोज के हवाले से कि वो जाके लगवाएं। और कल 30 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को भी ये जो बूस्टर डोज लगना शुरू होगी, कितना रश देखा है आपने वहाँ पर? बिल्कुल मुनीबा, आपने देखा कि जब से नया साल शुरू हुआ है 1 जनवरी से अब तक
ये जो 3 से 4 दिन इनमें केसेस की जो तादाद है इसमें दुगना इजाफा जो है ये देखने में आया है। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग चीज़ है वो है ये जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन, इसके केसेस में बेतहाशा इजाफा हुआ है और लाहौर का जो सिटी है इसको हॉटस्पॉट करार दे दिया गया है ओमिक्रॉन के हवाले से। आज भी तकरीबन 34 केसेस लाहौर में आए हैं, जबकि सिर्फ 2 केसेस पंजाब के दीगर शहरों में हैं। मजमूई तौर पर 36 जो केसेस हैं ये सामने आए हैं। ठीक है। तो अभी जब जो केसेस सामने आए हैं इनमें से 98% जो केसेस हैं वो सिर्फ ओमिक्रॉन के शहर लाहौर से सामने आ रहे हैं। इस वजह से चूँकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सारी जो आमदो रफ्त है वो सारी इधर से होती है, तो फिर इसी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ तक बात है कि बूस्टर डोज का लोगों ने कितना इंटरेस्ट लेना शुरू किया है कि पिछले साल जो रेड रीच एबिडोर वैक्सीनेशन थी, जिसे रेड वैक्सीनेशन का नाम दिया गया था, उसमें लाहौर जो पंजाब के 36 अजला हैं उनमें तकरीबन 28वें नंबर पे आया है। और सिर्फ 34% जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो सेकंड डोज है उसको लगवाया। मतलब कि जो टारगेट है उसको हासिल ही नहीं किया गया। और लाहौर जो है रेड उसमें आया है, मतलब क्रॉस में कि वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया। 100 में से सिर्फ 34% जो वैक्सीनेशन है ये हो चुकी है। तो ये इंटरेस्ट है इस वक्त। और अभी तक जो 2 दिन हुए हैं इसको स्टार्ट हुआ है, दूसरा दिन है इसका, 30 साल से अबव जो इनका है। तो अभी तक खैर लोग सोच रहे हैं कि करना क्या है, लगवाना क्या है। एक मतलब में गोइयाँ जारी हैं, लगवाएं ना लगवाएं, कौन सी ब्रांड की, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की। तो इसी तरह अभी जो वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है, ये मतलब उसमें फाइजर बूस्टर डोज में लग रही है, फिर उसके बाद सेकंड में मॉडर्ना भी है। तो अच्छी जो वैक्सीन है ये लग रही है। और आवाम को चाहिए कि ये ब्लेसिंग है, ये बहुत महंगी वैक्सीन है। आप इंटरनेशनल कहीं किसी कंट्री में चले जाए, वहाँ तो वैक्सीन मिल ही नहीं रही, अगर मिल रही है तो डॉलर्स में मिल रही है। इंडिया में भी नहीं मिल रही, वहाँ पे मतलब उसकी इन्होंने खुद उनकी 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाई है और उनका 5,000 रुपया पर डोज का रेट मुकर्रर कर दिया है हर खास आम के लिए। तो उस वजह से अभी पाकिस्तान पर ब्लेसिंग है, हमें सपोर्ट मिल रही है, चाइना से मिल रही है, दीगर जो डोनर एजेंसीज हैं वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं। अभी तो हमारे यहाँ किसी को पैसों की लगवानी नहीं पड़ी। तो इस वजह से ये इस वक्त जो ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में शदीद लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं, चूँकि इसका जो ट्रांसमिशन लेवल है वो बहुत तेज़ है। लोग इफेक्ट होना शुरू हो चुके हैं, चूँकि आगे जनवरी है, फेब है, ये थोड़े से ठंडे भी गुजरेंगे, लोग इसमें सफ़र करेंगे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया से। तो इस वजह से मेरी ये परसेप्शन है, जो कि कुछ हमने चीज़ों को ऑब्जर्व भी किया है, आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल सकता है, केसेस में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। और डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आने लगी थी कि डॉक्टर फैसल ने अभी यही कहा है कि जो 5वीं लहर है, पहले तो ये था कि खदशा है कि फरवरी में शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अब आ चुकी है 5वीं लहर ओमिक्रॉन की। तो आपको क्या लगता है, हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं? हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, हमें अपने रवैये बदलने होंगे। हमारे 2 साल में रवैये अभी तक तब्दील नहीं हुए। ठीक है। अभी भी आप पहले तो आप इतना रिलैक्स कर गए हैं, जो थोड़ा सा आपको नज़र आता था कि मास्क वगैरह पहन लेते, आपको हार्डली कहीं मास्क नज़र आते। वेडिंग सीजन शुरू है और पूरी शिद्दत के साथ शुरू है। हॉल, वेडिंग हॉल्स पूरी तरह से भरे होते हैं, रेस्टोरेंट्स में बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, मार्केट्स का यही हाल है। तो जो तैयारी है सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी नहीं होती, ये आवाम की तैयारी है, ये इंडिविजुअल्स की तैयारी है। उसमें तो कतई तौर पे मुझे कोई कहीं भी नज़र नहीं आता कि लोग सीरियस हैं, लोग इसको सीरियस ले रहे हैं कि वाकई ये थ्रेट है। जहाँ तक गवर्नमेंट्स की बात है, हॉस्पिटल्स की बात है, वो बिल्कुल तैयार हैं। उनके जो एक्सपीरियंस पिछले से गुजरे हैं, अभी उनकी जो बेड्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, 92% 93% खाली पड़े हुए हैं। ऑक्सीजन उनके पास मौजूद है, वो एक एक्सरसाइज से गुजर चुके हैं और गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा उनको रीएक्टिवेट किया गया है। वो सारे जो सिस्टम था जो पहली 4 लहर में था उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया। तो वो तो तैयार हैं, लेकिन क्या आवाम तैयार है? मेरा उसमें कतई तौर पे आवाम तैयार नहीं है। 2 साल में हम उनका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ जहाँ सख्ती की जाती है, जब वैक्सीनेशन की बात हुई, जब वो सख्ती की, सिम बंद कर देंगे, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आप रेस्टोरेंट में जा सकेंगे, मार्केट्स में, फिर वैक्सीनेशन लगवानी शुरू की। अपने तौर पे किसी बहुत कम लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है। और अब जो बूस्टर की बात की इन्होंने, बूस्टर भी अब बड़ी रिलक्टेंस है। एक सेगमेंट है जो बूस्टर लगवा रही है, आप पूछ के जा रही है, मन मेजॉरिटी वो लोग हैं
जो बिल्कुल बूस्टर की जिन्होंने अपनी दूसरी डोज भी पूरी नहीं की, जैसे बिलाल भी कह रहे थे, तो आपको क्या लगता है जिन्होंने अपनी सेकंड डोज भी पूरी नहीं की, 34 रेशो है अभी तक, तो इतनी बड़ी तादाद में अभी भी लोग पड़े हुए हैं जिनको डोजेस लगाने की जरूरत है, तो आपको लगता है कि हम निपट सकते हैं ये नए वाले किस्म से, नए वाले वेरिएंट से? देखिए, जो एक खुशाइंद बात है इसकी ओमिक्रॉन के बारे में, जो इसकी ट्रांसमिशन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। जैसे बिलाल ने आपसे कहा कि ये तकरीबन हमारी जो सांस की नाली हैं उसमें 70 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है जो पहले डेल्टा वायरस था, लेकिन फेफड़ों के अंदर ये कहीं कम मल्टीप्लाई करता है। ठीक तो है। इसका मतलब कि इसकी जो बीमारी उतनी शिद्दत इख्तियार नहीं करती, ये तो गुड न्यूज़ है। मगर द बैड न्यूज़ है कि जब आपकी इतनी ट्रांसमिशन होगी, बहुत सी कई गुना ज़्यादा ट्रांसमिशन होगी, ये ऐसा वायरस है कि घर में अगर एक फर्द में हो तो पूरी फैमिली को वो वायरस हो जाएगा। ठीक है। तो तेज़ी फैल, जब बहुत से लोगों को फैलेगी, मे बी इट्स नॉट वेरी सीवियर। डेंजर क्या है? उन लोगों को उन्होंने आइसोलेट करना, फिर आपकी जो वर्क फोर्स है, कहीं भी वर्क फोर्स है उसकी में वो कम हो जाएगी और फिर हर जगह पे प्रेशर आएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स घर में बैठ जाएंगे तो उनका स्टाफ कम हो जाएगा, आपके जो लोग यहाँ जैसे काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट बढ़ेगा इसका ओमिक्रॉन का। ये इस पे और एक ही तरीका इसका, पहले तो SOP पे अमल किया जाए, ठीक है, दूसरा वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन। दूसरा मुझे डॉक्टर साहब बताइएगा आइसोलेशन के हवाले से कि आइसोलेशन क्वारंटाइन पीरियड इसका कितना होगा? जैसे डेल्टा में हमने देखा या पहली वेव्स में देखा कि 14 दिन भी हमने क्वारंटाइन किया, अगर कोई इसका शिकार हो जाता था, पॉजिटिव आ जाता था, ये इसका ओमिक्रॉन का क्या होगा? देखिए, आजकल अमेरिका में एक बहस चल रही है, CDC की तरफ से जो स्टैंडर्ड आइसोलेशन पीरियड वो 5 दिन पे कर दिया गया। जैसे आपको मालूम होगा पहले डेल्टा में सभी में वो 10 दिन का था। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप 5 दिन के बाद, ये वो लोग जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है और पॉजिटिव आ गए हैं, वो 5 दिन के बाद डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स आए तो फिर उसके वो अलग बात है। इसके बारे में अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये, इसकी जो ड्यूरेशन है इसकी वो 3 से 5 दिन तक है। ठीक है। तो ये अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि 5 दिन की आइसोलेशन है जो शायद इसके लिए काफ़ी होगी। और दूसरा सर, आप PKLI के सरबराह भी हैं, तो हमें वो बताइएगा वहाँ पर कितने लोग आ रहे हैं जो आके डोजेस लगवा रहे हैं या बूस्टर शॉट्स की तरफ वहाँ पर आ रहे हैं? PKLI में जो कोरोना सेंटर था उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि PKLI ने अपने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू कर दिए, तो अब PKLI में सेंटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट रन कर रहा है। ठीक। मगर इतना रश नहीं, जैसे बिलाल कह रहे हैं, वो आराम से बैठे होते हैं, लोग आके लगवा सकते हैं। एक और अच्छी बात जो है, पाकिस्तान में वैक्सीनेशन मौजूद है, हर किस्म की मौजूद है। पहले यही था शुरू में कि शायद हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं है, शायद गवर्नमेंट इसको ख़रीद नहीं रही, शायद हम उन्हीं पे बेस्ड हैं जो WHO की तरफ से इन्हें मुफ्त में मिल गई हैं, उसी पर कनायत करें। ये बात अब एक क्लियर है, एक गवर्नमेंट ने काफ़ी डोजेस खरीदी और वो मौजूद हैं। अगर आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्टेज है वैक्सीनेशन की, लोग जाएंगे किसी भी। और क्या सर मिक्स एंड मैच भी करके लगा सकते हैं जो डोज है, ये बूस्टर डोज? इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई हैं मिक्स एंड मैच जो हैं वो बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, मगर एक चीज़ आपको एक याद रखनी चाहिए, इस पैंडेमिक में बहुत से लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, वो माली फ़ायदा है। हर इस वक्त दुनिया में बिलियंस के हिसाब से डोजेस लग चुकी हैं। ठीक है। और बहुत सी जो स्टडीज़ हैं जो पब्लिश होती हैं, जो व्हाट्सएप पे आ जाती हैं, वो ट्विटर के साथ आती हैं, वो एनालाइज नहीं होती, जिसे कहते हैं पीयर रिव्यूज, वो नहीं होती। एक कंपनी अपनी स्टडी या पब्लिश नहीं करती, वो सिर्फ ट्वीट करती है। ठीक है। इस वक्त ये कहना कि जी मिक्स एंड मैच इज़ बेटर, ये कंट्री बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको हर तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। जहाँ पे WHO के वो चीफ ने बड़ी अच्छी बात की थी कि दिस इज़ पैंडेमिक, और इसका इन्फोडेमिक्स भी है कि उसमें जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन है वो इंतहाई ज़्यादा है। तो आपके जवाब की तरफ आते हुए अब बहुत सी आपको स्टडीज़ मिलेंगी कि अगर आपने चाइनीज़ वैक्सीन लगवाई हो, ठीक है, उसके बाद अगर फाइजर वैक्सीन है उसका कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ आपको UK की स्टडीज़ मिलेंगी कि अगर आपने एस्ट्राजेनेका लगवाई हो, उसके बाद आपने फाइजर लगवाई या पहले फाइजर लगवाई, एस्ट्राजेनेका लगवाई, उसका फ़ायदा है। ठीक है। अब इस स्टडीज़ में आप क्या नतीजा निकालेंगे कि जी चाइनीज़ के बाद फाइजर ना लगवाएं,
एस्ट्राजेनेका के बाद आप कुछ भी लगवा लें, फाइजर के बाद कुछ भी लगवा लें। ठीक है। तो ये इतनी कंफ्यूजिंग है, इतनी कंफ्यूजिंग है, इस पे कोई हतमी नतीजा निकालना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे और ही है। आवाम के लिए ख़ास तौर पे मुश्किल है कि वो ये खबरें एक दूसरे से वो इंफॉर्मेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब आवाम क्या करे जिन्होंने चाइनीज एग्जैक्टली, फिर वो क्या करें, उनको क्या मशवरा देंगे जाते जाते, ये भी हमें बता दें। जो भी वैक्सीन है लगवा लीजिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद हयात हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ बिलाल मोहम्मद बिलाल भी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, तो आप लोगों ने एहतियात बहुत ज़्यादा करनी, क्योंकि जो नया वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा फैलाव में तेज़ है और इसकी शिद्दत कम है लेकिन फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने लाजमी एहतियात करनी है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए न्यू टैलेंट के हवाले से, तो आजकल पाकिस्तान में जो न्यू टैलेंट, इमर्जिंग टैलेंट के हवाले से अगर बात की जाए, तो मौसीकी की जो रुझान है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर यंगस्टर जो है वो मौसीकी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो आज भी जो हमारे पास न्यू टैलेंट मौजूद है जो अपनी आवाज़ का जादू यहाँ पर चलाएंगे, मुज़म्मिल रियाज़ हैं, सिंगर हैं, यंगस्टर हैं, और उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कुछ चिट-चैट भी करेंगे और कुछ मौसीकी का तड़का भी लगाएंगे। मुज़म्मिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुज़म्मिल, कब से स्टार्ट किया आपने मौसीकी का? मौसीकी एक्चुअली शुरू से घर में गाना बजाना था। अच्छा। तो बेसिक जो एजुकेशन म्यूज़िक के लिए है वो मैंने अपने पापा से ली है। ठीक है। वही मेरे टीचर हैं। और घर में गाने का माहौल था, अंकल भी सारे गाते हैं, कज़न्स वगैरह ये सारे। तो घर में म्यूज़िक का माहौल था, तो वो सीखना शुरू किया और अभी सीख रहा हूँ। तो मतलब आपकी जीन्स में ही था मौसीकी हाँ जी, का हमारे घर तड़का? में ही आता है बिल्कुल। ठीक है। तो इंस्पिरेशन फिर घर पे ही फादर ही बने, अंकल ही बने आपकी? हाँ जी, शुरू से पापा थे, उसके बाद ये भी ब्लेसिंग्स रही है कि जो पापा के टीचर थे उनसे भी तालीम ली है और सीख रहा हूँ अभी। तो कितना अर्सा हो गया अभी आपको गाते हुए? वैसे तो स्कूल कॉलेजेस टाइम में तब वो सारी तो चीज़ें स्टार्ट हो जाता है आपका। हाँ, लेकिन प्रोफेशनली अभी शुरू किया है कुछ 1-1.5 साल से। ठीक है। तो सीख अपने फादर से ही रहे हैं, जी, लेकिन पापा और से भी सीखा। प्रोफेशनली कहीं से सीख रहे हैं कि नहीं? जो पापा के उस्ताद थे उनकी एक्चुअली डेथ हो गई है रिसेंटली, तो अभी फिलहाल पापा से सीख रहा हूँ। ठीक है। तो आप पहले हमें क्या सुनाने वाले हैं आज? आगाज कहाँ से करेंगे? आई विल स्टार्ट विद द सूफी कलाम। जरूर। मक्के गया गल मुकदी नाही, 100 हज कर आईए। गंगा गया गल मुकदी नाही, 100 गोते खाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी, मैनू दिलों गवाइए। चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने। पढ़ पढ़ इल्म ते फाजल होयो, अपने आप नू पढ़िया ही ना। पज पज वड़ना है मंदर मसीती, मन अपने विच वड़िया ही नाही। बुल्ले शाह आसमानी फड़ना है, बुल्ले शाह आसमानी फड़ना है, कर बैठे नू फड़िया ही नहीं। चल बुलिया चल ओथे चलिए जिथे सारे अन्ने, जिथे सारे अन्ने। अल्लाह अल्लाह खूबसूरत
खूबसूरत आपने ये सूफ़ी कलाम पढ़ा है मुज़म्मिल, मैं यही कहूँगी। दूसरा, रियाज कितनी देर करते हैं जो इतने हाई नोट्स आप लगा रहे थे? रियाजत एक्चुअली घर में जब पापा करवाते हैं तो मॉर्निंग में हम उठते हैं, ठीक है, प्रॉपर रियाज करवाया जाता है। बीच में से मैं तो जरा थोड़ा सा फेडअप भी हो जाता हूँ, लेकिन वो मजबूरी है कि करना पड़ता है और करना भी चाहिए, तो मैं करता हूँ। डेली करना पड़ता है आपको? और कितनी देर करना पड़ता है? मस्ट है जो हमने इतना करना ही करना है? 2 आवर्स तो मस्ट है ना। ठीक है, उससे ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता। कम नहीं हो सकता, वरना डांट पड़ती है फिर वालिद साहब से? वो खुद भी फील होता है कि रियाज जरूरी है, और पापा तो फिर डांटते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, जॉनरा कौन सा पसंद है जो बहुत ज्यादा जिसको सुनते भी हो आप? एक्चुअली म्यूजिक मैं हर किस्म का सुनता हूँ, वर्सटैलिटी मुझे पसंद है कि हर चीज़ एक सिंगर को गानी चाहिए। ठीक है, सूफी भी हो, पॉप भी हो, रॉक भी हो, लाइट भी हो, गज़ल भी हो, ये सारी चीज़ें मैं गाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे सारे जॉनरास आप जो है ना वो कैटर कर लेते हो। ये तो फिर अच्छी बात है। दूसरा, फिर अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हमें बताइए कि आपको क्या लगता है न्यू टैलेंट, जैसे आप जैसे बहुत सा और भी टैलेंट है पाकिस्तान में, खासतौर पर मौसीकी के हवाले से, लेकिन क्या उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ एक आर्टिस्ट को होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं भी, और लेकिन आर्टिस्ट को, मैं अपना जैसे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे वो मतलब वो नहीं, कॉम्पिटिशन्स का कोई सीन नहीं है कि मैं जाऊँगा कॉम्पिटिशन में जाके फिर नाम होगा, लोगों को पता चलेगा कि मुज़म्मिल रियाज एक सिंगर है। इस तरह का कोई सीन नहीं है। अपना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक करूँगा, एल्बम पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वेरी सून उसको लॉन्च करूँगा। ठीक है, ज़रूर। लेकिन जिस तरह हम बात कर रहे थे, ये कहा जाता है कि डिजिटल ज़माना है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको तभी मिलेंगी जब आप जितनी मेहनत करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के हवाले से हमें बताइए कि वो उस पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, यहाँ पर हेल्पफुल कितना साबित हुआ है न्यू यंगस्टर्स के लिए जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं, इस इंडस्ट्री में कदम जमाना चाह रहे हैं? सोशल मीडिया मेरे हिसाब से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिशियली करेंगे तो आप हिट होंगे। ओके, एज यू नो दैट के वायरल आपका कंटेंट वायरल भी हो जाता है, तो आप मेहनत करके अपनी वो रील्स पोस्ट करें तो डेफिनेटली आपको लोग जानने लग जाते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाते हैं। लेकिन मेहनत करके अगर चीज़ें पोस्ट करें। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेहनत के बगैर भी सेंसेशंस में आ जाते हैं और वायरल हो जाते हैं, या फिर कह लें कि जिनके अंदर टैलेंट नहीं होता। नहीं, हाँ ये भी होता है, लेकिन वो जो आते हैं ना वायरल हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। वो आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर उनका पता नहीं होता कि वो कहाँ गए। ठीक है, वो गायब हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे अगर किसी ने सिंगिंग करनी स्टार्ट करनी हो तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एज एन मैं आप सिंगर से पूछ रही हूँ, आप एडवाइस अच्छा कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि वो सुन के पता चल सकता है कि वो सीख सकता है या नहीं। ओके, ये सबसे पहली बात ये होगी कि वो गाता है भी। कुछ बच्चे गाते भी हैं, जैसे मैं लेकिन मुझे तो गॉड गिफ्टेड और हमारे घर की तरफ से है। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे अच्छा भी गाते हैं तो उनको वो सीखना चाहिए। वो फिर वो किसी टीचर को तलाश करें। मतलब प्रोफेशनली सीखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम घर में ही खुद ही से रियाज कर लेंगे, खुद ही से वीडियोस देख के या यूट्यूब से सुन के हम लोगों ने सीख लिया। क्या ये ठीक होता है? इतनी हद तक सही है या प्रोफेशनली भी सीखना पड़ता है? प्रोफेशनली सीखना बहुत ज़रूरी है। उसमें पता चल जाता है ना कि सिंगर का जो जिसने रियाज किया होगा उसका भी पता चल जाता है, जो वैसे सुन के सिंग कर रहा है उसका भी पता चल जाता है। और रियाजिया जो सिंगर होता है उसकी आवाज़ से, उसके गाने से, स्टाइल से पता चल जाता है कि इसने सीखा हुआ है और रियाज भी करता है। ओके, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा ट्रैक आप हमें सुनाने वाले हैं? मैं आपको सुनाऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया टाट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ।
में बसी लूबान की खुशबू इतर बितर सब भूला, जात अकीदा राख हो गए, इश्क का चल गया चूल्हा। टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ, इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ, गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। फिर मैं मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ, बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। क्या बात जनाब मुजम्मिल, ये सॉन्ग ना वन ऑफ माय बेस्ट कह लें कि फेवरेट सॉन्ग में से एक है और बहुत ही मुझे एंजॉय किया मैंने इस सॉन्ग को सुनते हुए। तो अगर यंगस्टर्स की बात की जाए मुजम्मिल, तो उनमें क्या आपको ज़्यादातर लगता है कि आजकल वो किस तरह का गाना सुन रहे हैं? यंगस्टर्स आजकल का ही म्यूजिक सुन रहे हैं। अच्छा। लेकिन जैसे हमें तालीम दी जाती है, हमें सुनाया जाता है, उस्ताद मेहदी हसन साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूर जहाँ जी, इस तरह के जो लेजेंड्स हैं हमारे, उनको सुनते हैं हम प्रॉपर। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको इन लोगों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि आपको फिर ओरिजिनल म्यूज़िक की समझ आएगी। ये नया म्यूज़िक भी सुने, मैं नया म्यूज़िक भी सुनता हूँ, हर किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ, लेकिन जो पुराने हमारे लेजेंड्स हैं ना, उनको स्पेशली सुनना चाहिए गौर से। और दूसरा ये कहते हैं कि जो सूफ़ी कलाम है, जो ये गज़ल होती है, ये बहुत मुश्किल किस्म है मौसीकी की। इसको पढ़ना, इसका रियाज करना ये बहुत मुश्किल होता है, ऐसा ही है? बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जो गज़ल का ये हुनर है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इसको रियाज हमें करवाया जाता है ना, मुझे तो पता है, तो बहुत चीज़ें इसकी वो टेक्निकल जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो समझने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको। मतलब इसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं अगर उस पर बात करें तो? मतलब क्या कोई भी नहीं ये इस तरफ जा सकता, इस जॉनर की तरफ जा सकता, गज़ल या सूफ़ी कलाम की तरफ? जा तो सकता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार है। वो आपको चीज़ें वो रियाजत करनी पड़ती है गज़ल को बैलेंस करने के लिए। फिर तलफ़ुज़ का इसमें बड़ा वो किरदार होता है, चीज़ें किस तरह बैलेंस करना, हाई नोट्स को, लो नोट्स को, मिड नोट्स को किस तरीके से आपने निभाना है, ये बड़ी चीज़ें होती है, वो रियाजत के साथ ही आपको होती हैं क्लियर। मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, वो चाहे कुछ भी हो, वो खाली सिंगल भी हो, सिंगिंग करना हो, चाहे कोई भी जॉनर हो, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे जाते जाते, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पर यंगस्टर्स अगर आपको देख रहे हैं तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? मेरा सबके लिए यही मैसेज है, एक तो ह्यूमैनिटी के हिसाब से कि किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ अच्छे तरीके से रहें, खुश रहें, हमेशा अप्रिशिएट करें दूसरे लोगों को भी, और इसकी वजह से आपका भी काम आसान हो जाएगा। तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है जी। मुजम्मिल रियाज सिंगर हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और जाते जाते एक और सॉन्ग आपसे सुनेंगे। एक उम्मीद करते हैं जनाब आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे आप इजाज़त दीजिए, जाते जाते मुजम्मिल से एक और गीत सुनते हैं। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है,
जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, पी जाए आम की तलखी को भी हंस के नासिर, गम को सहन